हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार है, जानदार है। दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल का पार्ट नंबर 4। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके कुछ मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूं, जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ यार, कि जो मैं पढ़ रहा हूं मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। आप देखिए, चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको फिर से बताता हूं, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवा देता हूं, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। चलिए बताइए दोस्तों, आप लोगों को बोला जा रहा है परमाणु क्रमांक 35 और द्रव्यमान संख्या 80 वाले परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, आप लोगों को बताना है। देखो, आपको एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 35, यानी इसके एटम में, इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी है 35 है। बहुत बढ़िया। दोस्तों, द्रव्यमान संख्या दी गई है 80। द्रव्यमान संख्या क्या होती है सर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ये दिया हुआ है आपको 80। न्यूट्रॉन बताना है तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 80 में से ये प्रोटॉन की संख्या माइनस कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताए। दोस्तों, एक तत्व दिया हुआ है आप लोगों को X, इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक दिया हुआ है आप लोगों को 89 और इसकी द्रव्यमान संख्या दी गई है आपको 231। आपको बताना है इसके परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। देखो दोस्तों, एटॉमिक नंबर आपको क्या बताता है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक आपको क्या बताता है कि उसके परमाणु में, उसके एटम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। तो सर, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 89 है। आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन 89 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने? 89, ठीक है। ये क्या है आपका सर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग कितना है? 231 है। तो न्यूट्रॉन आपका कितना हो जाएगा सर? 231 में से जो प्रोटॉन की संख्या है उसे माइनस कर लीजिए। तो 11 में से 9 गया, बचा 2, 12 में से 8 गया 4, और इधर 1, 142 तो आप लोगों का आ जाएगा दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या कितनी थी? 89, इलेक्ट्रॉन की भी 89। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए चलिए, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। ये तो बिल्कुल देखते ही आप लोग बता सकते हो। देखिए, आपको परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 17 और प्रोटॉन की संख्या पूछी गई है। तो देखो, ये वाला डाटा तो आप लोगों को ऐसे एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको पता है परमाणु क्रमांक आपको क्या बताता है? प्रोटॉन की संख्या। तो सीधे सीधे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर बताएंगे। एक रिएक्शन दी गई है आपको, वहां पर आप लोग देख पा रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बोला गया है ये 10 ग्राम था, इससे आपका कैल्शियम ऑक्साइड 5.6 ग्राम बना है और कार्बन डाइऑक्साइड का x ग्राम बना है। तो कितना ग्राम बना है ये आपको बताना है। देखो, आपको मैंने बताया था कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, द्रव्यमान का संरक्षण। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या बोलते हो? जब भी कोई आपका अभिक्रिया होती है, कुछ भी नया आपका प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, उसका कुल द्रव्यमान पहले जो अभिकारक था उसके कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। तो 5.6 प्लस x का मान किसके बराबर होगा? यहां पर टोटल कितना था? 10 ग्राम, उसके बराबर होगा। ना इससे ज्यादा होगा ना कम होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 10 में से 5.6 आप लोग माइनस कर लीजिए। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज करी थी सर? इन्होंने खोज करी थी न्यूट्रॉन की। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि रदरफोर्ड कौन थे? सर, एटम, परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, इसकी डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने। दोस्तों, आपको पता है एटम के अंदर प्रोटॉन भी पाया जाता है, उसकी डिस्कवरी किसने करी थी सर? उसकी डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टीन ने। उनका पूरा नाम क्या है? यूजीन गोल्डस्टीन, ठीक है। चले, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग बताइए। परमाणु के द्रव्यमान के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है?
आपको पता है सर एटम के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो आपको लगेगा इसके पूरे द्रव्यमान के लिए सर ये तीनों जिम्मेदार है। लेकिन मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो ओवरऑल जो हम लोग किसी भी एटम का द्रव्यमान होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से होता है। समझ में आ गया? देखो अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो उसके सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बिल्कुल, चलिए लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे आपसे ये क्वेश्चन बने वैसे आप लोगों से वो भी बन जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। जितना हम लोगों ने पढ़ा था मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा एटम का, परमाणु की संरचना होती कैसे है। अभी तक पता नहीं किसने क्या बताया किसने क्या बताया, लेकिन होता क्या है सर, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, जहां पर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी होते हैं उस परमाणु में वो सारे आपको न्यूक्लियस में मिलेंगे। बहुत बढ़िया। और जो सर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं कुछ कक्षाओं में, है ना, चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, द्रव्यमान संख्या होती है 23, यानी सोडियम के एक परमाणु में प्रोटॉन कितने हैं, 11, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11। दोस्तों ये 23 क्या है सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने, 23, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12। तो अगर मैं आपको बोलूं सोडियम के एटम का स्ट्रक्चर बताओ तो आप लोग बोलोगे सर इसके बीच में जो न्यूक्लियस होगा ना, नाभिक होगा, उसमें सर 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन मिलेंगे, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो बाहर चक्कर लगाएंगे। देखो ये है इसका, ये बीच में सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाएंगे। अब बस दिक्कत आपको भी एक ही है। दिक्कत क्या है सर, मुझे ये नहीं पता ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी में कितने रहेंगे, तीसरे में कितने रहेंगे, सर मुझे ये नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ कक्षा है उसमें घूमते रहेंगे। ये बात सही है क्या? तो आज हम लोग बेसिकली ये ही पढ़ने वाले हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे आप लोगों के कोशों में रहेगा। क्लास नहीं चल रही दोस्तों, इतने इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं सर क्लास चल रही है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, एक बार यस कमेंट कर दो। क्योंकि सब बच्चों के जवाब आ रहे हैं, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक दो बच्चों की दिक्कत आ रही है, एक दो बच्चा बार बार कमेंट कर रहे हैं। किन की क्लास सही चल रही है, सही चल रही है क्या? सर क्लास एक बार चेक कराता हूं मैं। विकास वो क्लास देखना, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं, है ना। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है मैं चेक कराता हूं, हो जाएगा, परेशान मत होइए आप, है ना, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा आगे। दोस्तों एक दो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि अब आपको एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक क्या होता है ये पता है, मास नंबर द्रव्यमान संख्या क्या होता है ये पता है। देखो दोस्तों एक्चुअली में जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, द्रव्यमान संख्या होती है 23, ठीक है। जैसे हमारे पास में क्या है, टोटल 118 तत्व है, किसी का परमाणु क्रमांक 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है। बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर या हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, आप लोग बोलोगे सर 1 है। बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों होता क्या है, कोई कोई हाइड्रोजन ऐसा होता है जिसकी द्रव्यमान संख्या 1 होती है, कोई कोई हाइड्रोजन का हमने ऐसा रूप भी देखा है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या द्रव्यमान संख्या 2 देखने को मिलती है, कोई कोई हाइड्रोजन हमने ऐसा भी देखा है जहां पर द्रव्यमान संख्या 3 देखने को मिलती है। दोस्तों इसका मतलब क्या है पहले तो आप लोग समझो। देखो एटॉमिक नंबर आपको बताता है प्रोटॉन की संख्या, तो इस वाले में देखो आपको 99% तो आपको यही वाला मिलेगा, लेकिन कई जगह हमने और भी इसके रूप देखे हैं। आ जाओ, प्रोटॉन की संख्या इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग 1, प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन जरूर 0 रहा होगा, यहां पर न्यूट्रॉन 1, यहां पर न्यूट्रॉन 2। तो हमने क्या देखा कि कोई कोई हाइड्रोजन के एटम ऐसे थे जिसमें न्यूट्रॉन 1 मिल रहा था, किसी में 2 मिल रहा था। तो दोस्तों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यानी समस्थानिक।
दोस्तों समस्थानिक किसको बोलते हैं? जिसके परमाणु क्रमांक तो समान हो, जिसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर तो समान हो लेकिन जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको आप लोग बोलते हैं आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। सर ऑर्बिट और सेल में कोई डिफरेंस होता है क्या? अरे सब बताएंगे, एक बार आप पढ़ो, आप दिमाग खुल जाएगा जब पढ़ोगे आप। अभी सुनो, है ना? तो 3 आइसोटोप्स होता है, 1H1, 1H2, 1H3। इसका नाम है प्रोटियम। जनरली जब भी हाइड्रोजन की बात होती है वो इसी वाले की बात होती है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में यही पाया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम है प्रोटियम, इसका ड्यूट्रियम, इसका ट्रिटियम। आप लोग बोलोगे कि सर फिर हाइड्रोजन, जब भी हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं हम लोग यही क्यों समझते हैं? क्योंकि दोस्तों 99% यही मिलता है आपको, है ना, यही। ठीक है, आ जाओ। तो अगर मैं बोलूं आइसोटोप समस्थानिक की डेफिनेशन क्या है? जिनके दोस्तों एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। या इसकी कोई और परिभाषा भी हो सकती है क्या? सर जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, उसको हम लोग आइसोटोप समस्थानिक बोलेंगे। इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आइसोबार समभारिक। समभारिक में जस्ट उल्टा, सर जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन उनकी मास नंबर सेम है, द्रव्यमान संख्या समान है, तो सर उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार यानी समभारिक। जैसे आप लोग यहां पर देख लो, ये देखो, देखो इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, बात एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, पोटेशियम को ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है, मतलब द्रव्यमान संख्या हमेशा ऊपर ही लिखी जाएगी। ठीक है, ठीक है। इन तीनों में क्या कॉमन है? सर तीनों का मास नंबर, द्रव्यमान संख्या तो समान है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार समभारिक। दोस्तों क्या आपने सोचा है, कभी दिमाग लगाने की कोशिश करी है क्या? सर इनको हम लोग आइसोबार समभारिक क्यों बोल रहे हैं? इसका कारण बताओ मुझे, इसका कारण बताओ। इसको आप लोग समभारिक क्यों बोल रहे हो? इन तीनों को समभारिक क्यों बोला? इनका नाम ऐसा क्यों दिया समभारिक, यानी जिनका भार समान हो? देखो दोस्तों, किसी भी एटम का भार जो होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है, किसके वजह से होता है? उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। तो इसमें भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 40 है। इसका एक परमाणु लोगे, इसका एक परमाणु लोगे, उसमें भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 40 है, इसमें भी 40 है। इसलिए इन तीनों के भार समान है, द्रव्यमान समान है, इसलिए आप लोग बोलोगे क्या? आप लोग क्या बोलोगे? इनको समभारिक बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यार ये लड़का है अनुराग विश्वकर्मा जी। अनुराग जी, आपके जो डाउट आते हैं ना, मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एक मेरे को पढ़ाने तो दो। सर ड्यूट्रियम का क्या काम होता है? अभी पढ़ा दूं? ड्यूट्रियम ऑक्साइड, भारी जल, मॉडरेटर, फिजिक्स में आएगा वो आपके। अभी मैं खुद ही आपस में कंफ्यूज होते रहते हो। कोई बच्चा पता नहीं क्या बोल रहा है, सर अभी मैं पढ़ा रहा हूं, सर शेल क्या होता है? अरे मैं पढ़ाऊंगा, वेट तो करो आप। बीच बीच में आप फिर, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। मैं जो पढ़ा रहा हूं अपना सारा ध्यान इधर रखो, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सारा ध्यान इधर रखो। आप एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हो, इधर उधर भागते हो, तभी तो दिक्कत होती है आपको समझने में, है ना? तो जो चीज जहां पर आएगी, जो चीज बायोलॉजी में आएगी बायोलॉजी पढ़ेंगे, जो वहां पर पढ़ेंगे। अब जैसे बायोलॉजी में मैं जब पढ़ाता हूं पाचन तंत्र, बोलते हैं सर कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका क्या? अरे वो जब कोशिका वाला चैप्टर आएंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं सीक्वेंस में पढ़ो, कंफ्यूज मत करो अपने आप को, वरना दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। चलो आ जाओ, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आप लोगों को आ रही होगी। बहुत बढ़िया, आ जाओ दोस्तों। सिमिलरली जैसे आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार होते हैं, वैसे ही क्या होता है? आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक। सर ये सम न्यूट्रॉनिक किसको बोल दिया? अरे जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उनको बोल दो। वैसे ही जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल देते हैं। समझ में आ गया क्या? तो यहां पर आप लोग देखो, इस सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, मास नंबर है 30। बताओ उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन तो 14 हो गए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए? 30 हो गए। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे आप बताओ कैलकुलेशन करके? सर 16 होंगे। इसमें बताओ फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, यानी इसमें प्रोटॉन है 15। द्रव्यमान संख्या 31, यानी इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है 31, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 16 होंगे। तो दोस्तों इन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए हम लोग इसको आइसोटोन्स, हिंदी में सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। क्लियर? तो आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक किसको बोलोगे? सर जिनके द्रव्यमान, जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो। सिंपल सी चीज है। ठीक है,
चलो आगे हम लोग बात करते हैं। चलो इसका एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। बताओ। गौरव रमीला जी बोल रहे सर एटॉमिक नंबर को ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलेंगे क्या? देखो एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक उदासीन परमाणु में। लेकिन अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि कोई कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग भी देता है, ग्रहण भी कर लेता है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाएगी ना, हो सकता है ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, है ना। ठीक है, आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा संभारिक को दर्शाता? आइसोबार आपने किसको बोला था सर? जिनके मास नंबर सेम हो, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। ठीक है, तो देखो इसकी द्रव्यमान संख्या 3 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 4 है, ऊपर वाले हमेशा मास नंबर बनेगा। अब चाहे इसको देखो, इसको चाहे बहुत सारे तरीके लिखने के, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ऊपर वाली जो संख्या होगी वो हमेशा मास नंबर होगी, द्रव्यमान संख्या। तो यहां पर 3, यहां पर 4 समान नहीं है, यहां पर 24, 25 यहां पर भी समान नहीं है, यहां पर और यहां पर द्रव्यमान संख्या समान है, तो ये आइसोबार संभारिक है। चलिए, अब आई होप आपको यहां तक क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अब मजे की बात करते हैं। दोस्तों किसी भी एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों सर? क्योंकि बेचारे वो तो सारे कहां पर बैठेंगे, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, नाभिक, सबको बिठा दो, चाहे 20 प्रोटॉन हो, 10 न्यूट्रॉन हो, जो भी हो, सबको एक साथ बिठा दो। दिक्कत हमको यहां पर आ रही है सर, इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेंगे? तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसमें कक्षा होती है, जैसे मान लो पहली कक्षा या दूसरी कक्षा। तो दिक्कत यह है, हमको ये कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या सर? हमको ये कैसे पता लगेगा किस पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी में कितने जाएंगे? तो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, ये जो कक्षा है या जिसको कोश भी बोलते हैं, इंग्लिश में शेल भी बोलते हैं, इस कोशों में इलेक्ट्रॉन का कैसे वितरण करें। जैसे मैं बोलूं मेरे पास में 20 इलेक्ट्रॉन है, इस परमाणु में वितरण करो, पहली कक्षा में कितने डालोगे, दूसरे में कितने डालोगे, तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया क्या? तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं, आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, भाई पहले में 2 जा रहे हैं, दूसरे में 8 जा रहे हैं, जो भी हो, तो एक्चुअली में किसी भी एटम के शेल में, कोश में, ये जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है ना, जो इलेक्ट्रॉन का आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, इसे ही आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हो। जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 2,8,1। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया क्या? प्लीज बताओ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? सर यहां तक समझ में तो आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता पहले में 2 कैसे आए, दूसरे में 8 कैसे आए। तो यार इसके लिए हमको किसी ना किसी ने तो बताया होगा। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर 2 साइंटिस्ट थे, एक तो बोर नाम के, नील्स बोर जो आपने सुना था प्लेनेटरी मॉडल जिन्होंने दिया था, एक बरी नाम के। इन्होंने दोनों ने मिलकर कुछ तरीके बताए जिससे हमको पता पड़ेगा कि यार पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे में कितने जाएंगे। दोस्तों इन्होंने जो एक स्कीम बताई, एक जो योजना बताई इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की, उसे हम लोग बोलते हैं बोर बरी स्कीम, बोर बरी योजना। ये 2 लोगों के द्वारा दी गई थी, बोर और बरी नाम के 2 व्यक्तियों के द्वारा। चलिए सर बताइए इन दोनों व्यक्तियों ने हमको क्या बताया, आइए हम समझते हैं। देखो आ जाओ। तो देखो इन्होंने हमको क्या बताया, इन्होंने क्या बताया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो इन्होंने हमको कुछ चीजें बताई, 3 पॉइंट इन्होंने बताए, जिसके माध्यम से अगर आपने वो समझ लिए, आप भी किसी का भी बता दोगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। देखो इन्होंने सबसे पहले एक चीज बताई, इन्होंने ये बताया किसी भी कोश में, किसी भी कोश में, किसी भी शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 2n² से आप लोग पता लगा सकते हो इसका। और जहां पर n बराबर 1 का मतलब पहली कक्षा, n बराबर 2 का मतलब दूसरी कक्षा, n बराबर 3 का मतलब तीसरी कक्षा। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि इस पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आगे का मत सोचो, बस ये बताओ
2n स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, n का मान 1 रखा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 2 2। तो पहली कक्षा में सर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। दोस्तों दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने रख सकते हैं? n का मान 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। सर दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। चौथी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 4 का स्क्वायर करो, 16, 16 दूनी 32। पांचवी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? n का मान 5 रखो, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50। समझ में आ गया? ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल सर, मुझे पहला पॉइंट समझ में आ गया इन्होंने क्या बताया। चलो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये क्या बोलते हैं कि किसी की बाह्यतम कक्षा में, सबसे जो भारी कक्षा है ना, उसमें अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी ही क्यों ना हो। सर नहीं आया समझ में? समझाओ। सर नहीं आया मुझे समझ में? बिल्कुल समझाते, टेंशन मत लो, बिल्कुल मत लो, आ जाओ। जैसे दोस्तों पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, यानी पोटेशियम के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 19। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी 19। पहली कक्षा में कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो 19 में से आपने सेट कर दिए कितने? 10। तीसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं अधिकतम? सर तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 आ सकते हैं, लेकिन आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही 19 थे। पहली कक्षा में 2 बिठा दी, दूसरे में 8 बिठा दी, 10 तो बिठा दिए, बच्चे 9। क्या 9 में इस कक्षा में बिठा दूं क्या? बिल्कुल बिठा दो सर। तीसरी कक्षा की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की, हम तो फिर भी 9 बिठा रहे हैं। तो आपने बताया सर ये, अरे रोहित कुमार जी ब्लॉक कर दूंगा यार, क्यों इरिटेट कर रहे हो? सर सब शेल क्या होता है मुझे बताओ। क्या बोले यार, छोड़ो, क्या पढ़ाऊं तुम्हें? रोहित कुमार जी जब मैं पढ़ाऊंगा ना भी सब शेल उपकोष, सब बच्चों को समझ में आ जाएगा। तुमको ना तब समझ में आएगा सब शेल क्या होता है, ना तुम्हें अभी समझ में आएगा कि ये कोश क्या होता है ना। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो रोहित कुमार जी, है ना। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, मुझे पता है तुमको बहुत कुछ आता है, आता कुछ भी नहीं है, बस ओवर स्मार्ट। सर सब शेल क्या होता है ये? तो एक नॉर्मल आदमी, साधारण आदमी मेरा जैसा बोलेगा गुरुजी ये होता है। लेकिन दोस्तों मैंने भी आपको क्या बताया, अभी इनका दूसरा पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट तो सही है, पहले पॉइंट के अनुसार तो आप सही हो, लेकिन इन्होंने ये एक पॉइंट और बताया कि यार किसी के भी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो देखो आपने इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने बिठा दिए? 9 बिठा दिए। 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, चाहे कैपेसिटी कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो। ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, अगर किसी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह स्टेबल हो जाता है, वह स्टेबल हो जाता है। जैसे आर्गन है, आर्गन का परमाणु क्रमांक है 18। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कैसा होगा? सर 18 है परमाणु क्रमांक, यानी प्रोटॉन की संख्या 18, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी 18। पहली कक्षा में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8। तो 18 में से 10 को सेट कर दिया, बचा 8, अगली कक्षा में चले जाएंगे। देखो इसके बाह्यतम कोश में 8 है ना, तो ये स्टेबल है। तो आर्गन किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। किसी से अभिक्रिया करता ही नहीं है, क्यों करेगा? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 8 है, स्टेबल हो गया। समझ में आ गया दूसरा पॉइंट? आपको 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखने। चलिए आ जाओ सर तीसरा पॉइंट भी बताओ, तीसरा पॉइंट भी बताओ। दोस्तों तीसरा पॉइंट यह है कि आपको सबसे पहले भरनी है पहली कक्षा, पहला कोश, या जिसे के कोश भी बोलते हैं, दूसरा कोश जिसको एल कोश भी बोलते हैं, तीसरा कोश जिसको एम भी बोलते हैं, चौथा कोश जिसको एन भी बोलते हैं। तो जब तक अंदर वाले कोश भरे नहीं आगे मत भागो। सर एक एग्जाम्पल के तहत समझाओ। आइए जैसे मैंने आपको बोला सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा? सर पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, बचा हुआ एक अगली कक्षा में चला जाएगा। ये एक बिल्कुल सही तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। लेकिन मान लो अगर मैं ऐसे करता 2, इसमें मान लो मैं 4 ही बिठाता, ठीक है, फिर इसमें 5 बिठा देता, तो दोस्तों ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि आपने अंदर वाली कक्षा भी पूरी भरी नहीं, सीधे आगे चले गए। जब तक अंदर वाली कक्षा भरे नहीं आप लोग आगे मत डालो।
जैसे रोहित कुमार जी सुन लो, आपके अंदर वाली कक्षा है अभी, ये तो समझ नहीं रहे, आगे भाग रहे हो आप। समझ में आया क्या? इनके तीनों पॉइंट किस किस को समझ में आए? अगर इनके तीनों पॉइंट समझ में आए तो मैं भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोग नहीं कर पाते। ठीक है, बताऊं दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी में भी जो हमारे पास में 18 तत्व है, पहले 18 तत्व कौन कौन से होते हैं? एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का। देखो आप एक काम करोगे क्या, एक काम करोगे क्या मेरे बोलने पर, और मेरे बोलने पर क्या, वो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। 1 से 30 आपको एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक वाले तत्व ध्यान रखने हैं। किस किस को याद है? 1 से 30, ज्यादा याद नहीं रखना, मैं आपकी पूरी केमिस्ट्री इसमें करवा दूंगा। ऐसे तो 118 तत्व है, 1 से 30 दोस्तों याद ही रखना है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, और ऐसे नहीं कोई ट्रिक से याद रखो, एक कहानी बना रहे हो जैसे हाइड्रोजन हीलियम, पता नहीं, बनेगी भी नहीं। सिंपल याद रखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 30 तक याद रख लोगे क्या? ठीक है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में बोला गया है कि देखो स्टार्टिंग के जो 18 तत्व है ना, उनका एटम कैसा होता है, उन्होंने फोटो दिखा दी। जैसे एल्यूमिनियम का इन्होंने दिखाया है, ये एटम ऐसा होता है कि भाई बीच में तो न्यूक्लियस हो गया, नाभिक। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में कितने? 8। और तीसरी कक्षा में 3। अब मैं आपको बोल रहा हूं, ये तो आप भी बना सकते हो। बना सकते हो क्या? चलो इन 18 में से मैं कोई आपको 5 के एग्जांपल दे देता हूं, आप अपने हिसाब से करो, फिर चेक करेंगे कि सही है या नहीं है। ठीक है सर, केल कोई शेल है क्या? हाँ, पहले कोश को के कोश के नाम से जानते हो, दूसरे को एल के नाम से, तीसरे को एम के नाम से, चौथे को एन के नाम से। ठीक है, चलो आ जाओ, मुझे बताओ जल्दी से, मुझे बताओ हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। हीलियम का बताओ, ठीक है, और बोरोन का बताओ जिसका परमाणु क्रमांक 5 है, बहुत बढ़िया सर। और नियोन का बताओ जिसका परमाणु क्रमांक 10 है। और बताओ, आप बताओ सल्फर का बताओ जिसका परमाणु क्रमांक 16 है। ठीक है, और किसका बताओगे? और एक सिलिकॉन का बता दो जिसका परमाणु क्रमांक 14 है। चलो बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ। बताओ, आ जाओ। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या 1, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन भी 1। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके पास, तो फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बिठा दो, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बिठा दो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरोन, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है, पहली कक्षा में 2 आ सकते हैं, बचे हुए 3 अगली कक्षा में चले जाएंगे क्या? बिल्कुल सर, दूसरी कक्षा की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की, हम तो फिर भी 3 ही बिठा रहे हैं। नियोन 10, पहली कक्षा में 2, बचे हुए 8 अगली कक्षा में आ जाएंगे, दूसरी कक्षा की कैपेसिटी भी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर का होता है 16, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, बचे हुए 6 अगली कक्षा में आ जाएंगे। सिलिकॉन पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, बचे हुए 4 अगली कक्षा में चले जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चेक कर ले क्या मैंने सही कराया क्या? देखो सल्फर का मैंने ये कराया, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6। चलो चेक करो सल्फर का, ये रहा पहली कक्षा में 2, 1 2, कलर दूसरा यूज कर लेता हूं मैं, रुको, कलर दूसरा यूज कर लेता हूं। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सही किया ना मैंने? और चेक कर लो, नियोन का चेक कर लो, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, देखो सही किया है क्या अपन ने? पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही किया है क्या? सही किया है क्या? तो आपने भी बिल्कुल सही किया होगा, है ना? अगर गलत किया है तो जो अपनी गलती है उसको पहचान लेना, ठीक है।
दोस्तों हमारे पास में जितने भी तत्व है ना, कुछ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप लोग गर्म करोगे तो हर कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और गर्म करोगे तो हर कोई गैस में चला जाएगा। मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। जैसे गोल्ड आपको ठोस अवस्था में मिलता है ना, ठीक है। तो आप मुझे यह बताओ कि कौन कौन से तत्व है जो गैसीय अवस्था में मिलते हैं। सर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये स्टेबल है क्या? जिसके बाह्यतम कोश में 8 होते हैं वो स्टेबल होता है क्या? बिल्कुल। तो क्या इसको किसी से अभिक्रिया करने की जरूरत है क्या? आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप सिलेक्शन हो जाओगे, आप स्टेबल हो जाओगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके लिए रोज है ना प्रॉब्लम की बात है, कभी पिताजी से पैसे मांगने पड़ते हैं, कभी मम्मी से मांगने पड़ते हैं, कभी कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी एक बार आपकी एक जॉब लग जाएगी तो आप स्टेबल हो जाओगे, फिर ऐसे काम नहीं करने पड़ेंगे आपको कि यार पापा से मांगने पड़ रहे हैं या कुछ छोटा मोटा 2-3 घंटे के लिए कुछ काम करके आ गए ना, वो वाले काम हमको नहीं करने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया, लेकिन ये स्टेबल हो गया, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने सुना होगा ऐसी गैस जो अभिक्रिया नहीं करती उसे बोलते हैं इनर्ट गैस, जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इन सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। मेरा क्वेश्चन यह है, आपने सुना है कि हीलियम भी इनर्ट गैस होती है। दोस्तों इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, ये इसकी पहली कक्षा है, ये इसकी बाह्यतम कक्षा बनेगी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो फिर ये इनर्ट क्यों हुआ? इसको इनर्ट क्यों बोल दिया? ये स्टेबल कहां से हो गया? इसका मुझे जवाब दो, कौन बताएगा? बताओ। देखो आप ही को जवाब देना है, दिमाग चलाओ। आप बोलेगे सर पहली कक्षा की कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की है, 2 आ तो गए। सर फर्स्ट 1 से 30 लिखवा देंगे क्या? अरे नेट पे मिल जाएंगे, आप गूगल पे सर्च कर लेना है ना, वरना हम जब आगे पढ़ेंगे ना पीरियोडिक टेबल वहां पर भी मैं बताऊंगा, लेकिन 1 से 30 आप गूगल से करके ध्यान रख लेना। बताओ, क्योंकि सर पहले की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है और 2 भर तो गए, स्टेबल हो गया, इसको अब कुछ चाहिए ही नहीं, तो इसलिए ये भी क्या है? इनर्ट है, अक्रिय है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, ये एनसीईआरटी वाले बहुत प्यारे लोग हैं। सर बहुत प्यारे लोग क्यों हैं? आपने दिमाग लगाया कि इन्होंने आर्गन तक ही क्यों दिया? आपने दिमाग लगाया, इन्होंने पोटेशियम का क्यों नहीं बताया? सर ऐसे नहीं बताया होगा, चलो तो आप बता दो, नहीं बताया तो। इन्होंने कैल्शियम का क्यों नहीं बताया? आप बता दो, लो बताओ। बहुत प्यारे लोग हैं ये। देखो एटॉमिक नंबर है 19, यानी इसमें प्रोटॉन है 19, इलेक्ट्रॉन भी 19। सर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में आ सकते हैं 8, बच्चे कितने? 9 चल जाएंगे अगली कक्षा में। लेकिन दोस्तों आपको पता है बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते, तो दिक्कत हो गई। चलो ठीक है, तो ये गलत हो गया। दोस्तों कैल्शियम का पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, बचे हुए 10 अगली कक्षा में चले जाएंगे। तो आपको लगा कि यार ये, लेकिन बाह्यतम कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो गया। तो एक्चुअल में कैल्शियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,8,2। मेरे मन में ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मेरे मन में क्वेश्चन है 2,8,9,1 क्यों नहीं किया अपन? ये भी तो कर सकते थे, ये भी तो कर सकते थे, ये भी तो कर सकते थे, यही क्यों किया? जबकि आपने पढ़ा है जब तक अंदर की कक्षा पूरी तरीके से नहीं भरे बाहर मत जाओ। तो अंदर की कक्षा तो यार यहां पर हमने भरी है, इन्होंने तो भरी नहीं थी। दोस्तों एक्चुअली में इसके लिए ये कहां से आया? ये कहां से आया? पोटेशियम का होता है 2,8,8,1। इसमें थोड़ा सा आपको अंदर और डिटेल में जाना पड़ेगा। कोश के अंदर होते हैं उपकोश, उपकोश के अंदर होते हैं कक्षक, जो आपकी क्लास 11 के एनसीईआरटी में है। 9वीं 10वीं तक के बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाता, ना ही उनको इतना लोड डाले जाएगा, इसलिए उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। कोश के अंदर उपकोश, जब वो आप पढ़ लोगे ना
ऑफ बाउ का नियम वगैरह मैं पढ़ाऊंगा, तब आपको अपने आप पता पड़ जाएगा सर ये ऐसा क्यों किया आपने, तब आपको पता पड़ जाएगा सर आपने ये ऐसा क्यों किया। ठीक है, क्लियर, तब आपको पता पड़ जाएगा। अभी आप जवाब दे ही नहीं सकते। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुणाल जी बोल रहे हैं सर 2 सेल का ऑक्टेट कंप्लीट करवा सकते हैं ऐसे, अरे नहीं, आप बता ही नहीं सकते जब तक आप लोग ऑफ बाउ का नियम नहीं पढ़ोगे, आप बता ही नहीं सकते। ऑफ बाउ के नियम से ही आपको पता पड़ेगा ये ऐसा क्यों आया। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। तो चेक कर लेना 1 से 18 तक आपके एग्जाम में यही आने वाले हैं। सबका एक बार कॉपी में अलग से बनाना और चेक करना, सबका अलग से एक बार कॉपी में बनाना और चेक करना आपकी सही है या नहीं है। मैग्नीशियम का भी कर लेना, देखो ये हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 करके चेक कर लोगे ना। चेक कर लेना इससे कि सही तो बनाए ना आपने, नहीं बनाए तो देखना क्या गलती करी है। आ जाओ, चलो अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों एक्चुअली में एक राज की बात बताऊं क्या मैं, जैसे जब हम लोग छोटे बच्चे थे, हमको राज्यों के नाम बताए जाते थे कि ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है। क्या आपको कभी जब 2-3 साल के थे आपको बता दिया था क्या कि महाराष्ट्र के अंदर भी इतने शहर, इतने जिले वगैरह है, ये राजस्थान के अंदर इतने शहर है? नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं थी याद करने की ये सारी चीजें। बचपन में आपको मैथ्स में तो गिनती ही तो पढ़ाई जाती थी, मुझे भी 1, 2, 3, 4। क्या भैया फर्स्ट सेकंड क्लास में आपको पढ़ा दिया गया था कि a² + b² बराबर ये है, या a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² है? पढ़ा दिया था क्या बचपन में ही? नहीं पढ़ाया था, है ना, क्योंकि हम उस समय उतना वो नहीं होते, डेवलप नहीं होते, हमारे समझने की इतनी कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए मैंने भी बहुत प्यार प्यार से आपको बताया पहले कोश में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, लेकिन अब प्यार से आप लोग समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोगों को डिटेल में जाना पड़ेगा, हमको कुछ और पॉइंट भी स्टडी करने पड़ेंगे। सर क्या है बताओ, आ जाओ दोस्तों। एटम जो परमाणु होता है ना, परमाणु के बीच में होता है दोस्तों न्यूक्लियस यानी नाभिक। ये बात आपको अच्छे से पता है, बहुत बढ़िया दोस्तों। परमाणु के चारों सॉरी नाभिक के चारों, न्यूक्लियस के चारों क्या होता है, शेल होते हैं, कोश होते हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो शेल होते हैं ना, शेल कोश, जैसे मान लो आपको अभी तक केवल ये पता था महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और आपको कोई बता दे उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग शहर है यार, है ना, आपके लखनऊ है, प्रयागराज है, समझ में आ रहा है? तो वैसे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एक्चुअली में शेल के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, सब शेल उपकोश पाए जाते हैं। इतना सा ध्यान रख लोगे क्या? और जैसे मैं बोलूं, मान लो आप लखनऊ में रहते हो या प्रयागराज में रहते हो, मैं बोलूं प्रयागराज के अंदर भी अलग अलग जगह पाई जाती है, गांधीनगर, आदर्श नगर। सिमिलरली दोस्तों सब शेल उपकोश के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, जो जगह पाई जाती है जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसे आप लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, हिंदी में कक्षक। ठीक है, एक लड़का है अजय जायसवाल जी, सर मेरा सही हो रहा है, मेरा नाम लीजिएगा। आपका नाम ले लिया, आप खुश हो जाओ आप, है ना, अब आप खुश हो जाओ, अब आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मन को खुश करते रहते हो छोटी छोटी बातों से? सर मेरे पहले टेस्ट में 20 क्वेश्चन सही हो गए। उस दिन आना मेरे पास में और आओगे आप कि सर सिलेक्शन लेकर आया हूं, मैं उस दिन बहुत खुश होऊंगा यार। मैं अभी दुखी होता हूं, आप अपनी छोटी छोटी से खुश हो जाते हो, क्योंकि अभी दोस्तों बहुत लंबी रेस है, हमको वहां तक चलना है। हमको अपनी जो एनर्जी है ना, हमको जो खुशी, हमारी खुशी का लेवल ही वो रखना है कि यार सिलेक्शन होगा सर। उस दिन मैं ना ऐसे, मैं ये नहीं खुश मत रहो, खुश होइए, लेकिन छोटी छोटी चीजें अपने आपको प्रभावित मत दे। हमारी जर्नी बहुत लंबी है, अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, टेंशन मत लो दोस्तों। जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, कर्नाटका जैसे होते हैं, है ना, राज्य के नाम है, वैसे ही दोस्तों कोशों के क्या क्या नाम है, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, है ना। इसको हम लोग के कोश, एल कोश, एम कोश, एन कोश भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया।
दोस्तों जैसे शहरों के अलग अलग नाम होते हैं वैसे ही उपकोष के भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष। बहुत बढ़िया। तो हमको बेसिकली सर कुछ चीजें पढ़नी है, स्टडी करनी है। क्या क्या, आ जाओ। एक तो कोष पढ़ना है, कोष तो आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोष के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सबशेल उपकोष क्या होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं, ऑर्बिटल यानी कक्षक क्या होता है। अभी मैं आपको बहुत बेसिक भाषा में, साधारण भाषा में मैं समझाऊं तो कोष के अंदर उपकोष होते हैं। उपकोष के अंदर छोटी छोटी जगह होती है जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप मुझे ढूंढना है तो इंडिया में कहां जाना है, राजस्थान में जाओ, राजस्थान में कहां जाना है, जयपुर में जाओ, जयपुर में इस कॉलोनी में आओ, ठीक है। वैसे ही मैं आपको ये छोटी चीज बता रहा हूं, बहुत सिंपल रखना, कंफ्यूज मत हो, बहुत प्यार से समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलो सबसे पहले समझते हैं शेल, जिसको हिंदी में आप लोग कोष या कक्ष या कक्षा बहुत सारे नाम से जानते हो, ऑर्बिट भी आप लोग बोल सकते हो इंग्लिश में। बहुत बढ़िया दोस्तों, कुछ भी नहीं है, एटम में बीच में न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर जो कक्षाएं है ना, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है, कोई नया पॉइंट तो कुछ है नहीं। आ जाओ बात करते हैं दोस्तों शेल के बारे में, ठीक है। दोस्तों क्या आपको पता है क्या कि जैसे मान लो ये पहली कक्षा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसकी एनर्जी अलग होगी। इस दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। आपको पता है, मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो एक फिक्स एनर्जी लेवल वाले कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे दोस्तों मान लीजिए मेरे को शूज पहनने हैं, मैं मार्केट में गया, यहां पर एक बहुत बड़ा शोरूम था, शोरूम नंबर 1। यहां पर एक दुकान थी, दुकान को बोल देता हूं मैं दुकान नंबर 1, ठीक है। और दोस्तों मान लो यहां पर कोई दूसरी दुकान थी, दुकान नंबर 2, है ना। दुकान नंबर 1 पे जो जूते मिलते हैं मान लो 400 रुपए के प्राइस है उसकी, ठीक है। दुकान नंबर 2 में जो है मान लो दोस्तों वहां पर 800 रुपए के मिलते हैं, और शोरूम में जो जूते हैं वो 5000 रुपए के जूते हैं, ठीक है। दोस्तों मेरा जो बजट है वो है, मैं 400 रुपए तक के जूते अफोर्ड कर सकता हूं, ना इससे सस्ते ना इससे महंगे, 400 रुपए तक के पहनने मुझे। तो मुझे कहां पर जाना चाहिए, दुकान नंबर 1 में जाना चाहिए, दुकान नंबर 2 में जाना चाहिए, या शोरूम में जाना चाहिए? आप मुझे खुद बताओ। सर आपको दुकान नंबर 1 में जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं दुकान नंबर 1 में गया, मेरे जेब में थे 400 रुपए, मुझे आप में से कोई मिल गया, सर क्या करने आए हो बेटा? अरे सर मैं आपसे पढ़वाऊं, मैं एलपी टेक्नीशियन बन गया, क्या बात कर रहे हो सर, आओ आपको जूते दिलाऊं। तो आपने मेरी जेब में 4600 रुपए डाल दिए। और कितने? 4600 रुपए। पहले 400 थे, आपने 4600 रुपए डाल दिए, 5000 रुपए हो गए। तो मैं कहां जा सकता हूं, मैं कहां जा सकता हूं, मैं कहां जा सकता हूं? सर इधर चल जाओ अब आप। अगर मेरी जेब में 400 रुपए ही होते तो ना मैं इधर जा पाता ना इधर जा पाता, मेरे लिए केवल एक ही जगह है। सिमिलरली क्या होता है दोस्तों, इन कक्षाओं की अलग अलग एनर्जी होती है। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? पहली कक्षा की। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? दूसरी कक्षा की। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? तीसरी कक्षा की। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? चौथे कक्षा की। अगर मैं आपको बोलूं कोई इलेक्ट्रॉन है जो चौथी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो उसके पास में एनर्जी ज्यादा होगी, या वो इलेक्ट्रॉन जो पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसके पास में इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा होगी? तो सर पहली वाली जो कक्षा है ना, वो गरीबों के लिए है, जिनकी एनर्जी कम है, जिनकी ऊर्जा कम है। तो सर अगर इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब उसकी ऊर्जा कम है, तभी इस वाले में बैठा है, वो इसी वाली कक्षा में। अगर उसके पास में और ज्यादा एनर्जी होता तो सर वो बाहरी वाली कक्षा में होता। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर उसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, ठीक है। दोस्तों अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है और मैंने इससे एनर्जी निकाल ली, थोड़ी बहुत एनर्जी निकाल ली, तो ये कहां पर जाएगा? सर ये इसके पास पैसे कम हो जाएंगे, एनर्जी कम हो जाएंगे, तो इससे कम एनर्जी वाले कक्षा में वो आ जाएगा।
दोस्तों मान लो पहली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, अगर मैं इसको एनर्जी दे दूं तो ये कहां जाएगा सर, ये भारी कक्षा में जाएगा, क्योंकि वहां अब एनर्जी ज्यादा आ गई तो ज्यादा एनर्जी वाले कक्षा में चक्कर लगाएगा। समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करता है तो वो कहां पर जाएगा, बाहरी कक्षा में जाएगा और आउटर शेल में जाएगा या अंदर वाली कक्षाओं में आएगा? आप लोग बोलोगे आउटर शेल में, बाहर की ओर जाएगा। समझ में आ गई बात को? आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। कोश क्या होता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों, जो पहला कोश होता है उसको हम लोग के शेल, के कोश के नाम से भी जानते हैं, दूसरे को एल के नाम से जानते हैं, तीसरे को एम के नाम से, चौथे को एन के नाम से। ठीक है, अच्छा, और किसी भी कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसका सूत्र भी मैंने बता दिया, 2n²। एन का मान 1 रखोगे तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 आ सकते हैं, एन का मान 2 रखोगे यानी दूसरी कक्षा की बात हो रही है, दूसरी में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। समझ गए बात को? ठीक है, तो आई होप आपको कोश में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आज नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सब शेल यानी उपकोश की। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। जैसे दोस्तों कोश के अलग अलग नाम होते हैं, के एल एम एन, वैसे ही क्या होते हैं सब शेल उपकोश के भी अलग अलग नाम होते हैं, एस पी डी एफ। इन उपकोश के अंदर छोटे छोटे रूम बने होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे, जैसे उपकोश यानी जो सबशेल है ना, सबशेल, उसके अंदर क्या मिलेंगे, छोटे छोटे रूम मिलेंगे, जिसे आप लोग बोलोगे ऑर्बिटल यानी कक्षक, उसमें इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। बहुत बढ़िया। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, मैं बैठ जाऊं क्या? आपकी इजाजत हो तो? आपकी इजाजत हो तो बैठ जाऊं क्या? थोड़ा सा बैठ जाऊं? देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो, मैं दिख रहा हूं, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं दिख रहा। मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से आप लोग समझना, मैं दिख रहा हूं नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा हूं ना, अच्छा नहीं दिख रहा क्या? चलो दिख रहा हूं। हाँ देखो यार, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मुझे अभी बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कहां जाना चाहिए, इंडिया में कहां जाना चाहिए? आप बोलोगे सर आ जाओ, ज्यादा गर्मी हो रही ना, आओ हमारे कश्मीर में, आओ लद्दाख में, आओ सर आपकी सारी गर्मी निकाल देंगे, है ना, बहुत ठंड है सर यहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो है क्या, सबकी अपनी अलग अलग क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं पर पानी वाली जगह है, कहीं पर सूखी वाली जगह है। ठीक है, तो दोस्तों एस उपकोश के अंदर के जो कमरे हैं, जो ऑर्बिटल है, उनकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, गोलीय होती है। कई बार पूछा जाता है एस उपकोश के अंदर जो कक्षक होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है, गोलीय आकृति होती है। पी उपकोश के अंदर जो कक्षक होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है सर, डंबल। डंबल उठाए आपने कभी? डंबल उठाए क्या? बिल्कुल वैसी आकृति होती है। डी उपकोश के अंदर जो कक्षक पाए जाते हैं उनकी आकृति कैसी होती है, जैसे डबल डंबल की जैसी होती है। और एफ उपकोश के अंदर जो कक्षक पाए जाते हैं दोस्तों, उनकी आकृति क्या होती है, काफी कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, जटिल, मतलब उसको एक बता ही नहीं सकते यार इसकी ऐसी शेप है, ऐसी, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया, बस हो गया। जैसे आपको कोश का पता लगाना था वैसे मैंने बता दिया उपकोश में क्या अंतर है। इस उपकोश के अंदर वाले जो कक्षक है उसकी आकृति ऐसी है, पी उपकोश के जो कमरे हैं वो ऐसे आकृति के, डी उपकोश के कमरे ऐसी आकृति के, एफ उपकोश के ऐसे, बस हो गया काम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कभी आपने सुना है क्या ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का देखा है क्या, 1s2 2s2 2p2, ऐसा कुछ देखा है क्या? ऐसा कुछ देखा है क्या? ऐसा कुछ देखा है क्या? हाँ सर देखा है, थोड़ा सा समझाओ, आओ आ जाओ। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, क्या जयपुर इंडिया में है क्या? क्या जयपुर इंडिया में है क्या? हाँ सर। दोस्तों क्या मैं बोलूं जयपुर महाराष्ट्र में है क्या? नहीं सर। आप लोग बोलोगे सर जयपुर राजस्थान में है। बहुत बढ़िया। क्या जयपुर महाराष्ट्र में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता।
दोस्तों क्या मुंबई राजस्थान में हो सकता है कि नहीं सर, मुंबई महाराष्ट्र का पार्ट है, समझ रहे हो। अच्छा, तो क्या होता है दोस्तों, जो कोश होता है ना, के कोश यानी पहला कोश, इसके अंदर कौन कौन से उपकोष होते हैं, कोई बता पाएगा क्या? इसके अंदर कौन कौन से सबशेल होते हैं दोस्तों? के उपकोष जो होता है ना, पहला कोश, उसके अंदर केवल एस उपकोष पाया जाता है। एल यानी दूसरे कोश में कौन कौन से उपकोष पाए जाते हैं सर? एस भी पाया जाता है, पी उपकोष भी पाया जाता है। एम यानी तीसरे कोश में कौन कौन से उपकोष पाए जाते हैं सर? एस भी पाया जाता है, पी भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है। ठीक है ना। और सर जो एन यानी चौथे कोश की बात हो रही है, चौथे कोश में एस बी, पी बी, डी बी, एफ बी, है ना, ये चार उपकोष पाए जाते हैं दोस्तों। हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन हम लोगों को समझना दोस्तों, कई बार एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, कभी आपने जीवन में सुना है क्या जैसे 1s तो सुना है, 1s2, 2s2, 2p2, कभी आपने सुना है 1p? कभी सुना है क्या? नहीं सुना। कभी सुना है क्या 1d? नहीं। कभी सुना है 1f? नहीं। कभी सुना है 2d? सुना है? नहीं सर। क्यों नहीं सुना? क्योंकि दोस्तों दूसरे कोश में S और P ही होते हैं, D होता ही नहीं है। क्यों नहीं सुना आपने 1P 1D? क्योंकि सर पहले कोश में केवल S उपकोष होता है। समझ में आ गया क्या? तो मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं, पहले कोश में केवल S उपकोष होता है। तो मैं बोल दूं 1S नाम की कोई चीज मिलेगी, मतलब पहला कोश, दूसरा S उपकोष। क्या मैं लिख सकता हूं क्या 2S? बिल्कुल। 2P ऐसी कोई चीज मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी। 2S का मतलब है दूसरा कोश, S उपकोष। 2P का मतलब है दूसरा कोश, P उपकोष। अरे मिल जाएगी क्या ऐसी चीज है? बोलते नहीं हो क्या? ऐसी मार्केट में कोई चीज मिल जाएगी क्या? 3S, 3P, 3D ऐसा मिल जाएगा क्या मार्केट में? बिल्कुल मिल जाएगा। क्या ऐसा मिल जाएगा क्या 4S, 4P, 4D, 4F ऐसा मिल जाएगा क्या मार्केट में? मार्केट में ऐसी चीज मिल जाएगी क्या? कोई मिल जाएगी क्या? बस। तो ये एक्चुअली क्या है, कोई आप बता सकते हो 1s क्या है? दोस्तों ये कक्षक है, ऑर्बिटल है। ये कक्षक कहां पर पाया जा रहा है सर? पहले कोश में और S उपकोष में। दोस्तों ये 4p कक्षक कहां पर है? जैसे आपने सुना होगा 4p2, इसका मतलब इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये कक्षक है कहां पर? चौथे कोश में और p उपकोष में। दोस्तों आपने सुना है 3D, इस 3D का मतलब क्या है? तीसरा कोश और D उपकोष। दोस्तों इससे आगे अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वरना कंफ्यूज हो गए। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, इसको आप लोग रिवाइज करिए। कल अपना पूरा का पूरा एटम एंड मॉलिक्यूल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल अपना पूरा हो जाएगा, है ना। इसके बाद में मैं आप लोगों को क्वांटम संख्या बता दूंगा। क्वांटम संख्या से आपका ये और क्लियर हो जाएगा क्या होता है एस पी डी एफ, है ना। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। ये अपना चैप्टर कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से पढ़ो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे ध्यान रखिए, आप फालतू में परेशान मत हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बस उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल सेम टाइम दोपहर 1 बजे एटम एंड मॉलिक्यूल के नेक्स्ट पार्ट में। और कल अपना ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।